ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी गलती है। मेरी लालच की वजह से आज मैं पूरी तरह लुट गया हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तुम्हें सतर्क होने की चेतावनी भी दी थी, मगर तुम अपने लालच में इतना अंधे हो गए थे कि मुझे ही अपना दुश्मन समझ बैठे। हाँ मेरे दोस्त, तूने अपनी दोस्ती निभाई, तुमने समझाया था मुझे, पर मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, और देखो आज मेरी क्या हालत हो गई है। रमेश जोर जोर से रोने लगा। रमेश और सचिन कॉलेज के अच्छे दोस्त थे। वो एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों बहुत होशियार भी थे। कॉलेज के हर फंक्शन में वो हिस्सा भी लेते थे। उनके टैलेंट की वजह से वो पूरे कॉलेज में फेमस भी थे। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ कॉलेज जाना, पढ़ाई करना। दोनों भी अपने गांव से दूर शहर आए थे पढ़ाई के लिए। बचपन गांव में गुजरा था, इसलिए रमेश के घर वालों ने उसकी शादी भी जल्दी कर दी थी। रमेश की पत्नी गांव में अपने सास ससुर के साथ रहती। रमेश रोज उनसे फोन पर बातें करता और 15 दिन में एक बार अपने गांव जाता था। रमेश का घर बहुत ही छोटा सा था। उसके माँ बाप भी गरीब थे, लेकिन वो संतुष्ट थे अपने जीवन में। लेकिन रमेश खुश नहीं था। वो जब से शहर गया था, उसे वहां की रौनक अच्छी लगने लगी थी और वो भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कॉलेज के बाद रमेश ने वहां से गांव जाने की बस पकड़ ली और गांव आया। बेटा, तू आता है तो मन को सुकून आता है। हाँ, तू नहीं होता तो घर एकदम सूना सूना लगता है। चलो अभी कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। सबने खाना खाया। सोते वक्त रमेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कॉलेज के साथ साथ पैसा कमाना भी जरूरी है। ऐसा क्या करूं कि कम वक्त में ज्यादा पैसे कमा सकूं। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन वो गांव में घूमने निकला। अपने गांव की पहाड़ी इलाकों में वो अकेला चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद वो एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, हाथ में एक लाठी जिस पर एक सांप का मुंह था, दूसरे हाथ में एक कमंडल था और गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी। उसने रमेश से मदद मांगी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरी जरा मदद कर दो। इस रास्ते से कुछ ही दूर आगे एक पानी का झरना है, मुझे वहां से पानी लाकर दोगे? बदले में मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा। हाँ हाँ जरूर, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ऐसा कहकर रमेश ने तांत्रिक का कमंडल उठाया और पानी लाने के लिए चला गया। थोड़ी देर में रमेश वापस आया और उसने तांत्रिक को पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया है, मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी कोई भी एक समस्या दूर करूंगा। समस्या ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं भी अपने जीवन में सुखी होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी पैसा हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, पर मेरे नसीब में ये सब कहाँ। नसीब को भी बदलने की ताकत रखते हैं हम। मतलब आप क्या करेंगे? तुझे सब पता चल जाएगा। अगली पूर्णिमा को मुझे तुम यहीं पर मिलना, तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। रमेश को यह सब बहुत अजीब लगा। उसे लगा शायद ये तांत्रिक ढोंगी है, इसीलिए पहले उसने ध्यान नहीं दिया। उसी दिन शाम को रमेश शहर लौट आया और अपने कमरे में चला गया। अरे रमेश, तू आ गया, बताया भी नहीं। चलो ठीक है, घर में सब कैसे हैं? अब सब ठीक है भाई, चलो मैं कुछ देर आराम करता हूँ, सुबह फिर कॉलेज के लिए निकलना है। अगले कुछ दिन तक रमेश का ध्यान कहीं नहीं लग रहा था। वो अक्सर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर उसे याद आया कि तांत्रिक ने उसे अगली पूर्णिमा को मिलने के लिए बुलाया है। रमेश के मन में ये बात घर करने लगी थी कि वो तांत्रिक ही उसकी मदद कर सकता है। वो अगली अमावस्या को गांव आ गया और जहां उसे वो तांत्रिक मिला था, उसी जगह वो तांत्रिक का इंतजार करने लगा। रात होने को आई, फिर भी वो तांत्रिक वहां पर और नहीं आया। रमेश को अब गुस्सा आने लगा था। ये क्या बेहुदा मजाक किया उस तांत्रिक ने मेरे साथ। मुझे यहाँ की रात को बुलाकर खुद ही कहीं गायब हो गया। अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं ही पागल था जो उसकी बातों में आ गया और चला आया। खैर, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मुझे अब चलना चाहिए। ऐसा कहकर
रमेश वहां से निकलने ही वाला था कि जैसे ही पलटा, सामने देखा कि वो तांत्रिक उसके पीछे खड़ा था। रमेश उसे देखकर एकदम से डर गया। क्या यहाँ से जाने की सोच रहे थे? तुम चाह कर भी यहाँ से जा नहीं पाते। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? यहाँ जो भी आता है अपनी मंजिल पाए बिना लौटता नहीं। तुम आए हो तो अपनी मंजिल जरूर पाओगे। हाँ, लेकिन मुझे करना क्या होगा इसके लिए? मेरे पीछे आओ। रमेश उस तांत्रिक के पीछे पीछे घने जंगलों में चलता गया। थोड़ी ही देर में वो एक सुनसान जगह पहुंच गया, जहां चारों तरफ घने पेड़ थे और बीच में मिट्टी का घेरा था। तांत्रिक ने वहां पहले से ही काले जादू की सारी तैयारी कर रखी थी। तांत्रिक पहले हवन कुंड के पास बैठा और मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने रमेश को एक लाल रंग के घेरे में बैठने के लिए कहा। रमेश जैसे ही घेरे में बैठ गया, घेरे के चारों ओर आग जलने लगी। यह देख रमेश घबरा गया। घबराओ मत, ये आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तांत्रिक की पूजा खत्म होने को आई थी कि तांत्रिक के पीछे एक भयानक बड़ा सा काला साया आ गया। रमेश ये देख डर के कांपने लगा और अगले ही पल वो काला साया हवन कुंड के बाजू में रखे नारियल में कैद हो गया। फिर उस नारियल को तांत्रिक ने एक सफेद कपड़े में लपेटा और रमेश को दिया और कहा, इसे अपने घर में एक साफ सुथरी जगह पर रखना और हर अमावस्या और पूर्णिमा को इसे एक कटोरी पालक, 2 बाजरे की रोटी और थोड़ा सा मांस चढ़ाना होगा। वो भी बिना भूले, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज से ठीक 7 महीने बाद तुम्हें इस बयांगी को मुक्त करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। रमेश ने तांत्रिक की सारी शर्तें मान ली और उस बयांगी भूत को अपने साथ शहर ले आया और अपने कमरे में छिपा दिया। कुछ दिनों बाद सचिन और रमेश की परीक्षा खत्म हो गई। जल्दी ही उन दोनों को अच्छी कंपनी में जॉब लग गई और देखते ही देखते रमेश की तरक्की होने लगी। रमेश हर अमावस्या को बिना भूले बयांगी को खाने की सारी चीज देता। कभी कभी वो मांस भी मांगता। लेकिन सचिन की तरक्की नहीं हो रही थी। वो जिस पोस्ट पर था वो वहीं रह गया, लेकिन वो खुश था अपनी कमाई पे। रमेश ने जल्दी ही अपना खुद का बिजनेस ओपन किया। कुछ दिन बाद वो शहर में एक मकान खरीद लेता है और अपने माता पिता को शहर में लाता है। क्या बात है रमेश, देखते ही देखते तुमने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुमने ये सब किया कैसे? अरे ये बहुत लंबी कहानी है। तुझे याद है पिछली बार मैं गांव गया था, तब हुआ ये। रमेश ने सचिन को सारी बात बताई। सब सच सुनने के बाद सचिन को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने रमेश को समझाने की कोशिश की। देख रमेश, तू अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर ये काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब सही चीज नहीं है यार। ऐसी चीजों से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, बल्कि अंत में बहुत बुराई होता है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? तुझे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, इसीलिए तू ये सब कह रहा है। नहीं रमेश, तू मुझे गलत समझ रहा है यार। मैं तेरी खुशी में क्यों जलूंगा? मैं तेरा दोस्त हूँ और इसीलिए तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ। भला तुम जलते हो मुझसे, मेरी कामयाबी से। तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। रमेश की बात सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगा और वो वहां से चुपचाप चला गया। दूसरे दिन ऑफिस में सचिन फिर से रमेश से मिलने आया और उसे समझाने लगा, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी और सचिन को धक्का दिया और वहां से चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बीते। रमेश अपनी कामयाबी में मग्न होने लगा। उसे जैसे पैसों का नशा ही चढ़ गया हो। वो शराब पार्टी करने लगा। उसके ऐसे बर्ताव के कारण उसके माता पिता भी चिंतित होने लगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और आखिरकार यानी कि 7 महीने पूरे हो गए। शर्त के अनुसार उसे बयांकी को 7 महीने के बाद पहली अमावस्या को मुक्त करना था। लेकिन रमेश के मन में पैसों का इतना ज्यादा लालच आ चुका था कि वो बयांकी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर वो उसे मुक्त कर देगा तो फिर से गरीब बन जाएगा, फिर से वही बदतर जिंदगी जीनी होगी। नहीं, मैं फिर से वही पुरानी जिंदगी जीना नहीं चाहता। इतनी मुश्किल से तो ये सब पाया है मैंने। अमावस्या की रात को जब रमेश अरमद से सो रहा था, तब जो नारियल तांत्रिक ने उसे दिया था उसमें हलचल होने लगी और उस नारियल को बीच में चीरा लग गया।
उसके अगले दिन रमेश अपने ऑफिस गया और जब वो ऑफिस से वापस घर लौटा तो सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस उसके सामने खड़ा है जो पूरे काले रंग का है। उसके माता पिता की लाश जमीन पर पड़ी थी। वो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, जैसे कि उनके शरीर में खून ही ना हो। और वो राक्षस अब रमेश को भी खून की नजर से देख रहा था। उसने जैसे ही रमेश के पास जाने की कोशिश की तभी वहां सचिन आ गया। उसने उस भयांकी भूत को एक रुद्राक्ष की माला दिखाई और उसने उस माला को भयांकी भूत के गले में डाल दी। जैसे ही वो माला भयांकी के गले में पड़ी वो जलकर खाक हो गया। उस नारियल के भी 2 टुकड़े हो गए। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। रमेश को इस भयांकी भूत से आजादी तो मिल गई थी। रमेश को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसके पैसों की लालच ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। शरद रमेश के घर की तरफ जाता हुआ रमेश के घर का गेट खोलते हुए, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? काका ये रमेश का घर है ना? मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। सोचा खरीदने से पहले एक बार ये घर पूरी तरह देख लूं और कुछ दिन यहाँ रह लूं। देखूं तो ये घर कैसा है। बेटा मेरी मानो तो इस घर में एक दिन क्या, एक पल भी अंदर मत जाओ। तुमसे पहले भी यहाँ 2 आदमी आए थे। दूसरी सुबह उनकी लाशें मिली इस घर में। कहते हैं किसी बुरी आत्मा का साया है यहाँ पर जो लोगों को मारकर उनका खून पीती है, मांस खाती है। मेरी मानो तो यहाँ मत रुको बेटा, चले जाओ। अरे काका ये भूत प्रेत जैसी कोई बात नहीं होती। आप भी किस जमाने में रह रहे हो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। और वैसे भी आज के दाम में इतने कम भाव में आलीशान बंगला कौन देगा मुझे? जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, मैंने तुम्हें वही बताया जो सच है। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम आजकल के बच्चे कहाँ हमारी बात मानते हो। चलो चलता हूँ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। शरद बूढ़े आदमी की बात को अनसुना करके अंदर चला गया। कुछ देर घर को देखने के बाद उसने आराम करने की सोची और बाहर ही सोफे पर सो गया। थोड़ी देर में उसे अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज से उसकी नींद खुल गई और जैसे ही उसने आंखें खोली ऊपर छत पर हवा में तैरती एक औरत दिखी जिसका बदन पूरा काला था। हाथ के नाखून मानो किसी खंजर की तरह काले और नुकीले खून से सने थे। इससे पहले कि शरद कुछ सोच पाता उस भयांगी ने शरद के ऊपर हमला कर दिया। अगले दिन सुबह शरद की लाश घर में पड़ी मिली। उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया था। शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। आसपास के लोग जमा हो गए थे। मैंने कहा था मत जाओ, लेकिन नहीं सुनी मेरी बात। अगर मेरी बात सुनी होती तो आज ये हाल ना होता। रमेश एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कहीं फिर से? हाँ, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ी है? एक तो हाथ में फूटी कौड़ी नहीं बची है और वो बंगला भी बिक नहीं रहा है। अब मैं करूं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कौन मेरी मदद करेगा? रमेश अपने जेब में से मोबाइल निकाला और सचित को कॉल किया। हेलो सचित, यार आज फिर वैसा ही हुआ जैसे पहले हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तू मुझसे मिलने मेरे गांव आ सकता है? ठीक है, मैं आता हूँ आज शाम को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ रमेश? जब से माताजी और पिताजी की मौत हुई है तब से हमारे पीछे जैसे मुसीबतों की गिनती शुरू हो गई है। हमारा सब कुछ लुट गया, जमीन जायदाद गहने सब कुछ चला गया। इतना ही नहीं, अभी तो हमने हमारा बच्चा भी खो दिया। ये किस पाप की सजा मिल रही है हमें? ऐसा कहकर रंजना रोने लगी। रमेश से रंजना की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। हमारी नहीं, यह सब मेरे किए पापों की सजा है। अगले दिन सुबह सचित रमेश के घर पहुंचा। क्या बात है रमेश, अब क्या करने वाले हो? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सचित। पता नहीं मेरे बुरे कर्मों की सजा कब तक सब लोग भुगतेंगे। ना मैं अपने माँ बाप को बचा सका, ना अपने बच्चे को। रंजना को भी कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। वो बेचारी तो जैसे तैसे दिन काट रही है मेरे साथ। देख रमेश, जो कुछ हुआ है उसे हम बदल तो नहीं सकते,
पर आगे ऐसा ना हो, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आखिर कब तक हम उस बयांगी के भूख का शिकार होंगे? तुम सही कह रहे हो, मुझे ये सिलसिला खत्म करना ही होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। एक रास्ता है। अगर तुम उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हो तो हो सकता है वो तुम्हें कोई अच्छा उपाय बता दे। आखिर बयांगी को उन्होंने ही तो तुम्हें दिया था ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे उस तांत्रिक बाबा से मिलना ही होगा। रमेश फिर उसी जंगल में गया जहां उसे वो तांत्रिक मिला था और उसे बयांगी दी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां तांत्रिक नहीं था। उसने सोचा कुछ देर इंतजार कर लेता हूं। थोड़ी देर में वहां तांत्रिक आ गया। रमेश ने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़े, उसे अपनी सारी कहानी बताई। रमेश की बात सुन तांत्रिक उस पर गुस्सा हो गया। मूर्ख मनुष्य, मैंने तुमसे कहा था ना कि 7 महीने बाद बयांगी को मुक्त करना होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। अब जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए बाबा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो मैं क्या करूंगा? कोई तो उपाय होगा ना इन सबसे छुटकारा पाने का। कुछ तो उपाय होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए। इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, लेकिन वो आसान नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है। आप बस उपाय बताइए, मैं करूंगा। तो सुनो। तांत्रिक ने रमेश को उपाय बताया। ठीक है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अगर यही आखिरी रास्ता है इन सबसे छुटकारा पाने का तो यही सही। एक बार फिर सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में तुम्हारा मन बदल जाए। तांत्रिक की बात सुनकर रमेश वहां से निकल गया। वह सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से मिला। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। रमेश की बात सुनकर रंजना रोने लगी। उसे रमेश की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने जो दिया मैं उसमें खुश थी, फिर ये दौलत का लालच क्यों? मुझे माफ कर दो रंजना, मैं ना अच्छा बेटा बन पाया और ना अच्छा पति। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर रमेश वहां से निकल गया। वह वहां से शहर लौट आया। वो अपने बंगले की तरफ गया। बंगले के अंदर जाने से पहले उसने अपने हाथ में एक तावीज बांध लिया जो तांत्रिक बाबा ने उसे दिया था। फिर वो बंगले के अंदर चला गया और उस जगह गया जहां उसने नारियल छुपाया था। उसने वो नारियल बाहर निकाला। उसने जैसे ही नारियल को छुआ, पास की चीजें अपने आप हिलने लगी। लाइट भी चालू बंद होने लगी। उसने नारियल उठाया और उसे एक सफेद कपड़े में लपेटा। फिर सब कुछ शांत हो गया। रमेश उस नारियल को लेकर वापस अपने गांव आ गया और सीधे तांत्रिक के पास जाने लगा। रास्ते में उसे अजीबोगरीब डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। हवा का बहाव भी तेज हो गया था, मानो उसे कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। तभी अचानक पेड़ की एक बड़ी सी टहनी रमेश के पैरों के पास गिरी। रमेश उस टहनी के बाजू से होकर बढ़ा। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद उसने नारियल तांत्रिक को दे दिया। जाओ, उस राख के घेरे में बैठ जाओ और जैसा कहा था वैसा करो। अब तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तांत्रिक की बात सुनकर रमेश उस राख के घेरे में बैठ गया। तांत्रिक ने हवन कुंड में आग लगाई और मंत्र पढ़ने लगा। ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा सप्तबार पाठे मंत्र गोरचम सम नभीतम। ओम काम मालिनी ठह ठह स्वाहा सप्तबार पाठे मंत्र गोरचम सम नभीतम। तांत्रिक जैसे जैसे मंत्र बोलता गया, बयांगी भूत गुस्से से तिलमिला उठी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बंद करो, ये सब बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे फिर से अपने वश में कर लोगे? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। बंद करो ये मंत्र पढ़ना। तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें फिर से अपनी दुनिया में जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और तुमने मुझे जबरदस्ती कैद करने की कोशिश की तो मैं इस इंसान की जान ले लूंगी। बयांगी की बात सुनकर रमेश के पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और हिम्मत जुटाई और अपने हाथ में बांधा ताबीज उतारकर हवन कुंड में डाल दिया।
रमेश ने जैसे ही ताबीज उतारकर हवन कुंड में डाला, बायंगी का भूत रमेश के ऊपर झपट पड़ा। रमेश दर्द से चीख उठा। उसकी आवाज से जंगल के सन्नाटे में मौत की गूंज गूंजने लगी। अगले ही पल रमेश के जिस्म का सारा खून बायंगी ने पी लिया और उसका शरीर आधे मांस के साथ छोड़ दिया। बायंगी ने जैसे ही रमेश का शरीर छोड़ा, तांत्रिक ने अपने मंत्र से उसे वापस नारियल में कैद कर लिया। काले जादू की वो भयानक रात खत्म हो गई थी। सूरज निकल आया था। रमेश को ढूंढते हुए सचित जंगल में पहुंच गया था। रमेश का शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा देखकर सचित भावुक हो गया। बाबा, रमेश ने तो कहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और इसीलिए वो आपके पास आया था ना, फिर ये सब कैसे हुआ? रमेश को इसके बारे में पहले से सब पता था। क्या रमेश को पता था? तांत्रिक ने बताया कि जब रमेश उससे मिलने आया था तब। देखो, तुमने अपने लालच के चलते बहुत बड़ी गलती की है और इसका नतीजा तुम्हें तब तक भुगतना होगा जब तक तुम जिंदा हो। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। अगर बायांगी को फिर से उसकी दुनिया में भेजना हो तो तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। वो तुम्हें लिए बगैर नहीं जाएगी। क्या कोई और उपाय नहीं है बाबा? नहीं, एक यही उपाय है आजाद बायांगी को पकड़ने का। ठीक है बाबा, अगर यही सिलसिला मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा तो मैं तैयार हूं। आप बस मुझे बताइए कि आगे क्या करना है। काश पैसों के लालच में तुम अंधे ना होते तो आज ये दिन ना आता।